स्वागत है दोस्तों। बोरुटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 30 आखिरकार आ चुका है और कहानी इस बार सीधे फुल केओस में घुस जाती है। पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि बोरुटो और बाकी सारे लोग मामुशी के अगेंस्ट ऑलमोस्ट डोमिनेट कर रहे थे। उसके क्लोन्स एक एक करके गिरते जा रहे थे और इनोजन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था कि ये फाइट तो अब जीत ली। लेकिन तभी काशिन कोजी अचानक साइलेंट हो जाता है, जैसे उसने फ्यूचर में कुछ ऐसा देख लिया हो जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और उसी अनईजी फीलिंग के साथ पिछला चैप्टर खत्म हो गया था। अब चैप्टर 30 की शुरुआत होती है टीम 10 से। चोचो और शिकाडाई सीधे हिमावारी के पास पहुंचते हैं। पिछले चैप्टर में साफ दिखाया गया था कि हिमावारी डेंजर में थी, लेकिन अब ये दोनों आते ही मामुशी के कई क्लोन्स को क्विकली खत्म कर देते हैं। पर तभी एक क्रेजी ट्विस्ट आता है। एक क्लोन मरते ही उसके अंदर से 4 नए क्लोन्स बाहर निकल आते हैं। ये देखकर दोनों लिटरली शॉक हो जाते हैं। क्लोन्स बिना रुके सीधा अटैक करते हैं, लेकिन इससे पहले कि सिचुएशन बिगड़े, शिकाडाई अपनी शैडो टेक्निक यूज करता है। सारे क्लोन्स को एक साथ पकड़कर फ्रीज कर देता है और उन्हें एक जायंट बॉल जैसी शेप में कंप्रेस कर देता है और अगले ही पल चोचो फुल पावर के साथ उन्हें उठाकर स्मैश कर देती है। लेकिन असली गूज़बम्प्स वाला मोमेंट तो इसके बाद आता है। हिमावारी आगे बढ़ती है और यहाँ पर जो होता है वो ऑनेस्टली इनसेन है। वो कुरमा के साथ मिलकर अपना टेल बीस्ट बॉम्ब यूज करती है, जिससे ये सीन लिटरली नेक्स्ट लेवल लग रहा था। हिमावारी यहाँ पर अपने बालों के थ्रू चक्रा जनरेट कर रही होती है, जो देखने में भी बहुत अलग और पावरफुल लगता है। जैसे ही वो टेल बीस्ट बॉम्ब रिलीज करती है, सारे मामूशी क्लोन्स कंप्लीटली वाइप आउट हो जाते हैं। ये साफ हो जाता है कि हिमावारी अब मजाक नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन फाइट खत्म होते ही मूड अचानक इमोशनल हो जाता है। हिमावारी माफी मांगने लगती है क्योंकि उसने बिना किसी को बताए सीधे फाइट में जंप कर लिया था। इस पर शिकाडाई उस पर गुस्सा हो जाता है और उसे समझाता है कि वो हर बार सही टाइम पर आकर उसे बचा नहीं सकता। वो अभी और कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी सब नोटिस करते हैं यहाँ पर और भी बहुत सारे मामूशी क्लोन्स मौजूद हैं और वो इन लोगों को इग्नोर करके किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये देखकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम पहुंचते हैं काशिन कोजी के हाइड आउट में। यहाँ काशिन कोजी और इनोजिन अब भी शिकामारू से कनेक्टेड होते हैं। इनोजिन बताने लगता है कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा। वो लोग मामुशी के क्लोन्स को मार तो रहे हैं, लेकिन मामुशी समहाउ खुद को रिजेक्ट करता जा रहा है और हर सिंगल टाइम उसका नंबर और बढ़ता ही जा रहा है। ये सुनकर शिकामारू बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। वो कुछ बोले उससे पहले ही सीन फिर से शिफ्ट हो जाता है और अब हम पहुंचते हैं इन्वेस्टिगेशन रूम में। यहाँ हम लॉर्ड कूबो को देखते हैं, जो मित्सुकी से सवाल जवाब कर रहा होता है। कूबो साफ बोलता है कि अभी होकागे का टाइम है, यानी शिकामारू का टाइम, और ये शिकामारू को यहाँ बुलाकर बोरुटो से रिलेटेड पूछताछ करना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि शिकामारू ने बोरुटो की मदद की है और ये बात एक्चुअली सच भी है, ग्रीसी। लेकिन इससे पहले कि इंटेरोगेशन आगे बढ़े, साय अचानक इंटर करता है और बताता है कि विलेज में इमरजेंसी आ चुकी है। शिनजूज ऑलरेडी कोनोहा पर अटैक कर चुके हैं और जहां बोरुटो मौजूद है वहीं मामुशी और बाकी सारे शिनजूज भी पहुंच चुके हैं। उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी हाई है, लेकिन डेंजर उससे भी ज़्यादा हाई है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है। लॉर्ड कुबो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो एक डायमियो है और एल्डर्स के बाद सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पर आता है। साई साफ बोल देता है कि उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दी जा सकती और सिचुएशन किसी भी तरफ जा सकती है। वो इन्वेस्टिगेशन रोकने और एरिया इवैक्यूएट करने की बात करता है। कुबो पूछता है कि थ्रेट लेवल क्या है। साई जवाब देता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन अगर ये सच में शिनजूज हैं तो उनका थ्रेट लेवल कंप्लीटली अननोन है। ये सुनकर कुबो काम रहते हुए बोलता है कि वो सिचुएशन समझ चुका है और साफ मना कर देता है इवैक्यूएट करने से। वो बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन उसके प्लान के हिसाब से कंटिन्यू होगी। इट्स टू अर्ली टू इवैक्यूएट और वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। वो फिर से होकागे को बुलाने का ऑर्डर देता है और साफ दिख जाता है कि ये बंदा बहुत सीरियस है और इसके ऑर्डर्स को कोई डिनाई नहीं कर सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पूरा कोनोहा केओस में डूब चुका होता है। मामुशी का नंबर 100 से भी ज्यादा हो चुका है। हर तरफ लोग भाग रहे हैं, हर जगह फाइट चल रही है। टेंशन इतना ज्यादा है कि क्लोन्स गिनना भी इम्पॉसिबल हो चुका है। और काफी देर बाद फाइनली हम सारदा को देखते हैं और उसके साथ डेल्टा भी मौजूद होती है। सारादा सीधे डेल्टा से पूछती है कि क्या उसे कुछ समझ आया है कि यहाँ आखिर चल क्या रहा है। डेल्टा चारों तरफ नजर दौड़ाती है और तभी नोटिस करती है कि एरिया में मामूशी के ढेर सारे क्लोन्स फैले हुए हैं। सिचुएशन देखकर साफ लग रहा था कि ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं है। तुरंत सारादा शिकामारू से कनेक्ट होती है और अपनी एग्जैक्ट लोकेशन शेयर करती है। वो बताती है कि वो नॉर्थ बीस्ट सेक्टर में मौजूद है और यहाँ पर उसने ऑलमोस्ट सारे मामूशी क्लोन्स को सपोर्ट मोड में इंगेज कर लिया है। सारादा बोलती है कि वो अभी यही फाइट स्टार्ट करने वाली है, लेकिन शिकामारू उसे तुरंत रोक देता है। शिकामारू सबको कामली सुनने के लिए बोलता है और बताता है कि उसने पहले से एक प्लान बनाया था। आइडिया ये था कि जब मामूशी का नंबर कम हो जाएगा
तब वो एक ही मूव में सारे क्लोन्स को वाइप आउट कर देगा। लेकिन अभी का सिनेरियो देखकर साफ लग रहा था कि उसका प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। जो उसने इमेजिन किया था वो ग्राउंड रियलिटी में बिल्कुल भी वैसा नहीं निकला। शिकामारू आगे एक्सप्लेन करता है कि मामूशी के क्लोन्स अब लिमिट से बाहर बढ़ चुके हैं और सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि वाइड एरिया में स्प्रेड हो चुके हैं। मतलब अब ये फाइट सिंपल नहीं रही। सिचुएशन को देखकर शिकामारू रियलाइज करता है कि अब उन्हें बैटल के नेक्स्ट फेज में जाना पड़ेगा। ये उसका प्लान का सेकेंड स्टेज था और अब वही एक्टिवेट होने वाला था। इधर इनोजिन काफी पैनिक करने लगता है, लेकिन शिकामारू उसे काम रहने को बोलता है। वो कहता है कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा। अगर उसकी प्रिडिक्शन सही निकली तो प्लान में थोड़ा सा चेंज करके भी वो सब कुछ हैंडल कर सकता है। इसी बीच एक इंपॉर्टेंट डिटेल सामने आती है। अब तक जितने भी अटैक्स हुए हैं उनमें बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई हैं, लेकिन एक भी सिविलियन की डेथ रिपोर्ट नहीं आई है। शिकामारू को तभी समझ आ जाता है मामूशी का बिहेवियर थोड़ा स्ट्रेंज है। उसे अंदाजा हो जाता है कि अगर शिनोबी पहले अटैक नहीं करते तो मामूशी भी सिविलियंस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा। अगर यही पैटर्न चलता रहा तो ये सिचुएशन उनके लिए बेनिफिट बन सकती है। इसी दौरान शिकामारू को एक और कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि लॉर्ड कूबो ने उसे इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। शिकामारू जवाब देता है कि वो अभी विलेज इमरजेंसी में बिजी है और फिलहाल आ नहीं सकता। लेकिन तभी लॉर्ड कूबो खुद कनेक्शन में आ जाता है। लॉर्ड कूबो साफ साफ बोलता है कि शिकामारू को बुलाना ही होगा। वो रिमाइंड करता है कि शिकामारू अभी सिर्फ एक्टिंग होकागे है, एक्चुअल होकागे नहीं। उसकी वॉइस में अथॉरिटी और थ्रेट दोनों साफ सुनाई दे रहे थे। कशिन कोजी ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। पूरा टाइम वो साइलेंट मोड में रहता है, जैसे हर शब्द को एनालाइज कर रहा हो। लॉर्ड कूबो आगे क्लैरिफाई करता है कि वो इस समय कोनोहा के डायमियो का सब्स्टिट्यूट बनकर मौजूद है, यानी जो भी वो कहेगा वो डायरेक्टली डायमियो और एल्डर्स का ऑर्डर माना जाएगा। एल्डर्स के बाद हाईएस्ट पोजीशन उसी की है। इसके बाद कूबो शिकामारू को ओपनली थ्रेटन करने लगता है। वो कहता है कि अगर शिकामारू समझदार है तो उसे और वेट नहीं करवाना चाहिए। शिकामारू ट्राई करता है सिचुएशन समझाने की। वो बोलता है कि विलेज इमरजेंसी में है, एनिमी अटैक कर चुका है और उसे यहीं रहकर विलेज प्रोटेक्ट करनी होगी। लेकिन कूबो बिल्कुल नहीं मानता। वो साफ कह देता है कि शिकामारू की फर्स्ट प्रायोरिटी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ना कि वो काम जो वो अभी कर रहा है। कूबो बोलता है कि शिकामारू एक डायमियो के ऑर्डर को डिसओबे कर रहा है और ऐसा करना विलेज के डेंजर में होने से भी ज्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। वो डायरेक्ट एक्टिंग होकागे को थ्रेट दे रहा था और ये सीन ऑनेस्टली काफी डार्क हो जाता है। शिकामारू कुछ देर तक रिस्पॉन्स नहीं करता। ये देखकर इनोजिन नर्वस हो जाता है। तभी कशिन कोजी फाइनली बोलता है। वो कामली पॉइंट आउट करता है कि जो इंसान डायमियो के सेकंड रैंक पर है वही शिकामारू से इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। सिचुएशन पॉलिटिकली भी उतनी ही डेंजरस थी जितनी बैटलफील्ड में। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब हम बोरुटो को देखते हैं। वो साउथ सेक्टर डी में था और वहां उसने सारे मामूशी क्लोन्स को डिफीट कर दिया है। बोरुटो शिकामारू से कनेक्ट होता है और बताता है कि उसका काम कंप्लीट हो चुका है और अब वो टीम 10 के साथ रीग्रुप करने वाला है। शिकामारू रिप्लाई करता है कि फिलहाल वो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। वो बोरुटो को अभी के लिए सबके साथ रीग्रुप करने और नेक्स्ट ऑर्डर का वेट करने को बोलता है। बोरुटो को थोड़ा डाउट होता है। वो पूछता है, क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन इससे पहले कि उसे जवाब मिले, अचानक बोरुटो के पीछे से कई लोग आ जाते हैं। वो बोरुटो को घेर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं और जमीन पर गिरा देते हैं। और तभी रिवील होता है, ये तो लीफ विलेज के शिनोबी ही हैं, जो इस वक्त बोरुटो के अगेंस्ट खड़े हैं। बोरुटो को वहीं कैप्चर कर लिया जाता है। विलेज पुलिस को इमीडिएटली रिपोर्ट किया जाता है। बोरुटो जमीन पर पड़ा होता है, उसका सूट बिखरा हुआ और माहौल पूरी तरह टेंस। तभी उन शिनोबी में से एक बोरुटो की स्वॉर्ड उठाता है। जैसे ही वो स्वॉर्ड को टच करता है, वो उसकी पावर फील करता है। स्वॉर्ड खुद ही पुल करने लगती है, चाक्रा रिएक्ट करने लगता है। क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, सुमिरे ने इस स्वॉर्ड को स्पेशली कस्टमाइज किया है। बोरुटो के अलावा जो भी इस स्वॉर्ड को टच करेगा, उसका चाक्रा। और जैसे ही वो स्वॉर्ड चक्रा एब्जॉर्ब करना शुरू करती है, सामने वाला शिनोबी लिटरली फील करने लगता है कि उसकी पावर कंज्यूम हो रही है। उसके फेस पर पैनिक साफ दिख रहा था, जैसे शरीर के अंदर से एनर्जी खिंचती जा रही हो। तभी अचानक बोरुटो मूव करता है, फायर। वो फ्लाइंग राइजिन टाइप एस्केप मूव यूज करता है और एक झटके में उस बाइंडिंग लोब से बाहर निकल जाता है। ब्लास्ट सिल्वर। ये देखकर सब लोग शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। बोरुटो कामली अपनी स्वॉर्ड उठाता है, स्वॉर्ड न्यूट्रल, और उन सबको देखकर बोलता है कि वो उन्हें अच्छे के लिए वॉर्न कर रहा है। वॉर्निंग एल्डर रनिंग डास्ट। अगर कहीं भी कोई शिंजू दिखे तो यहाँ से तुरंत भाग जाना।
यहाँ रुकना बेकार है और अगर यहाँ मर गए तो वो सिर्फ एक वेस्ट होगा। स्कल स्मोकी। इतना बोलते ही बोरुटो बिना पीछे देखे वहां से चला जाता है। फायर सिल्वर। पीछे खड़े शिनोबी फ्रस्ट्रेशन में उसे गालियां देने लगते हैं, लेकिन बोरुटो तब तक काफी दूर जा चुका होता है।